हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिम पग सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। आज हमारा डे 17 का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अंतिम पग को स्टार्ट हुए हो गए हैं 18, 19, 20 दिन हो गए। ठीक है, जब तक ये टॉपिक अपलोड होगा, ये वीडियो अपलोड होगी, 19 दिन हो चुके होंगे। हर दिन हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए, डेली बेसिस पे आंसर्स लिख रहे हैं, ऑडियो रिव्यू ले रहे हैं। बट एक चीज मैंने देखा है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं मेंटोरशिप के लिए फुल लेंथ टेस्ट में, उन्हें अभी भी चीजों की समझ नहीं है। बढ़िया आंसर, बढ़िया एसे कैसे लिखे, बेस्ट एसे कैसे लिखे, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखे, रिपोर्ट कैसे लगे, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। एंड ये चीज तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप डेली बेसिस पे आंसर्स नहीं लिख रहे हो और उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे अपने आंसर में चेंजेस नहीं ला रहे हो, तब तक ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अभी भी टाइम है, ठीक है, 20 दिन आसपास बचे होंगे, ठीक है, आप उसके लिए बचे हुए टाइम के लिए आप डिस्काउंटेड रेट में आप अंतिम पग सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस हेल्पलाइन नंबर पे, जो स्टडी फंडा का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और एटलीस्ट नेक्स्ट 20 दिन जो भी है ना, अच्छे से आंसर्स लिखिए, समझिए कि इवैल्यूएटर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्या वो बोलना चाह रहा है। अगर आपको कोई भी इवैल्यूएटर कुछ सजेशन दे रहा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। समझ में आया? जो भी मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, जो आपको ऑडियो में जो समझाया जाएगा, कोई रीजन है कि हम ये चीज बोल रहे हैं। हमने भी अपना एग्जाम ऐसे ही निकाला था, ठीक है। तो बचे हुए दिन के लिए आई सजेस्ट कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ। अंतिम पग में बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे, अनटिल अनलेस आप डेली बेसिस पे अपने आप को नहीं सुधारोगे, एग्जाम में जाके बेस्ट परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। रोम क्या, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनता है भाई, टाइम लगता है उस चीज को बनने में ना, ठीक है। तो आई रियली सजेस्ट, आज हमारा डे 17 है। डे 17 का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग इंडियाज एजुकेशनल फ्रेमवर्क इन द 21st सेंचुरी। डे 17 ऐसे लिखना था आपको। नाउ द थिंग इज कि ये जो पूरा का पूरा एसे है, ठीक है, इसमें अगर ये क्वेश्चन रहता इंडियाज एजुकेशनल फ्रेमवर्क इन द 21st सेंचुरी, तो मैं अलग अलग डायमेंशंस पे फोकस करती, जिसमें एक डायमेंशन रहता अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, क्या क्या सॉल्यूशंस ले सकते हैं। बट इफ यू फोकस, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है चैलेंजेस, तो चैलेंजेस आल्सो इज अ कीवर्ड हियर। चैलेंजेस इस एसे का बस एक डायमेंशन नहीं होगा, एक कीवर्ड होगा। और कीवर्ड व्हेन आई से कि दिस वर्ड इज अ कीवर्ड, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग टू एंड आपके जितने पैराग्राफ्स होंगे एसे में, उसमें कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस है ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आए ना चैलेंजेस या बेनिफिट्स, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका पूरा का पूरा एसे या मेजरली जो है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करता हो। इसलिए मैंने ये जो एसे लिखा है उसमें मैंने अलग अलग तरह के चैलेंजेस को, मतलब मैंने चैलेंजेस में डायमेंशंस कवर किए। आप समझ रहे हो, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि कीवर्ड्स को पकड़िए और उनके डायमेंशंस कवर कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने चैलेंजेस को पकड़ा और चैलेंजेस में अलग अलग तरह के जो डायमेंशंस है उसको कवर किए, ताकि मेरे हर पैराग्राफ में चैलेंजेस दिखे, विच इज वन ऑफ द मेजर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन इन आवर टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हम एक आंसर लिख ले। इंट्रोडक्शन पे देखें तो इंट्रोडक्शन मैंने एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया। देखो, अभी भी मैं बहुत बार स्टूडेंट्स के एफएलटीज में कॉपी चेक करती हूँ, मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप लोग एक स्टोरी क्यों नहीं लिख रहे, आप लोग एक एनेक्डोट क्यों नहीं लिख रहे। नाउ दे से कि मैम कहानी कैसे बनाए, कहानी बनाए तो कितना लंबा बनाए, कैसे बनाए, नहीं हो रहा है। भाई आप लोग जिंजी हो, ठीक है, जिंजी और मिलेनियल्स भी जो है वो लास्ट 1-2 साल वाले मिलेनियल्स होंगे, नेक्स्ट टू जेंजी ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जेंजी एंड मिलेनियल्स बात नहीं बना सकते, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। स्पेशली जेंजी बात नहीं बना सकते हो, कहानी नहीं बना सकते हो। अभी बैठा दे एक ग्रुप में, सबके लाइफ से नई नई कहानी आएगी, कोई बनी बनाई कहानी आएगी, कोई पास्ट एक्सपीरियंस में कहीं सुनी होगी, कहीं देखी होगी, कहानी तो सब सुना दोगे। अलग अलग टॉपिक में सारे लोग क्रिएटिविटी अपना दिखा दोगे, वही क्रिएटिविटी को यहाँ दिखाओ ना। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप 10 तरह के स्कीम्स लिखिए, आप 10 तरह के डेटा लिखिए, नहीं। आर्टिकुलेशन का मतलब जरूरी तो नहीं है कि स्कीम्स लिखिए, डेटा लिखिए, स्पेसिफिक कंटेंट लिखिए, कहानी लिखिए। बस कुछ भी ऐसा कीजिए कि आपका कंटेंट जो है वो एनरिच्ड लगे, सामने वाले को पढ़ने में मजा है, कुछ भी वैसा कीजिए। एंड उसमें कहानी भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। सो आई हैव रिटन अ स्टोरी हियर, एनेक्डोट हम उसे कहते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक लड़की है रानी, जो स्कूल जाती है और स्कूल जाके पहुंच के वो डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसकी टीचर फिर से एब्सेंट है। अब रानी के पास ना तो बुक्स हैं, किताबें हैं प्रॉपर, ना ही रानी के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो रानी के लिए मोड ऑफ लर्निंग
या जो तरीका है, सोर्स ऑफ लर्निंग है वो एक ही, और वो है स्कूल। बट जो ये स्कूल में दिक्कतें हो रही हैं वो दिखा रहा है कि इंडिया में 21st सेंचुरी में क्या क्या दिक्कतें हैं एजुकेशन सिस्टम में। और लास्ट में मैंने 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस को यहाँ मेंशन किया है। पहला है हमारा डिस्पैरिटीज, दूसरा है हमारा आउटडेटेड मेथड्स, और तीसरा है हमारा अनइवन एक्सेस। ठीक है, और मैंने ये की डायमेंशंस को मेंशन किया। तो देखो हमारी कहानी बहुत छोटी थी, मैंने रानी की पूरी जिंदगी नहीं बताई, मैंने रानी का बस एक कंटेक्स्ट दिया है कि रानी को कैसे दिक्कत हो रहा है। और यही चीज को मैं कंक्लूजन में बताऊंगी। जब भी आप एक ध्यान में रखना कि जब भी आप लोग एनेक्डोट लिखो, कोशिश करो कि एनेक्डोट जो है वो कंक्लूजन में भी रिफ्लेक्ट करे। एटलीस्ट जो कैरेक्टर का नाम आपने एनेक्डोट में लिखा है वो दिखना चाहिए कंक्लूजन में, तो उसको वहां पे बताओ। ठीक है, कि रानी जैसे रानी को ये करना होगा या रानी के लिए हमें ये करना होगा, बट उसका रेफरेंस आप कंक्लूजन में दोगे। सेकंड पैराग्राफ में मैं क्या बताऊंगी, सेकंड पैराग्राफ में मैं जो हमारा जो एस्से है उसका कोर थीम को इलैबोरेट करूंगी। यानी कि अगर मैं एनेक्डोट नहीं लिखी रहती तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा एस्से का कोर थीम इलैबोरेट होता, कीवर्ड्स कनेक्ट करके मैं कोर थीम को इलैबोरेट करती। अब क्योंकि ऐसे मैंने एनेक्डोट पहले पैराग्राफ में लिख दिया, तो मैं दूसरे पैराग्राफ में इसका पूरा कोर थीम को इलैबोरेट करूंगी। इसमें मैंने बताया है कि इंडिया जो है नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट रीच कर चुका है। ठीक है, देखो ये टर्म याद रखना, इसको आप अपने आंसर में भी डाल सकते हो, ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, यूनिक टर्म है, तो इस तरह से आंसर में डाल सकते हो कि प्राइमरी लेवल पे इंडिया नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट लगभग अचीव कर चुका है। लेकिन लर्निंग जो है, लर्निंग का आउटकम अभी भी पुअर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने एलिमेंट्री स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं बिना बेसिक रीडिंग या अरिथमेटिक स्किल्स के। ठीक है, और दिस डिस्कनेक्ट बिटवीन स्कूलिंग एंड एक्चुअल लर्निंग इज अ क्रिटिकल कंसर्न। ओवरक्राउडेड क्लासरूम, अनट्रेन्ड टीचर्स ऑफन रिजल्ट इन रोड बेस्ड एजुकेशन। रोड बेस्ड एजुकेशन मतलब रट्टो, पास करो खत्म करो, और इस तरह से पढ़ो कि 8 वाले को 7 का कंटेंट याद नहीं है, क्लास 7 वाले को 6 का कंटेंट याद नहीं है, रटो पढ़ो खत्म करो। ठीक है, दैट फेल्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। तो इस पैराग्राफ में मैंने पहला जो चैलेंज है उसको मेंशन किया, एंड दैट इज कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लर्न नहीं कर रहे, हम लोग लर्न करके समझ के अपने लाइफ में उस कंटेंट से अपने आप को बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहे, हम बस रट रहे, पास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ कुछ एसोसिएटेड इश्यूज जैसे ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, टीचर जो है वो ट्रेंड नहीं है, ये सारे इश्यूज को भी। बट मेरा मेजर एम्फेसिस इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में क्या है, इस पैराग्राफ में क्या है, लर्निंग रिलेटेड है कि क्वालिटी लर्निंग नहीं हो पा रही। नेक्स्ट पैराग्राफ आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब मैं बताऊंगी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इसमें पब्लिक स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स स्पेशली इन रूरल एरियाज, फिर उसके बाद इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज, लाइब्रेरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, ये लर्निंग एनवायरनमेंट को हिंडर करता है। उसके साथ साथ टीचर का एब्सेंटिज्म, मल्टी ग्रेड क्लासरूम्स, ये सब टीचिंग क्वालिटी को फर्दर क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में जो जो इश्यूज हैं मैंने वो वहां पे मेंशन कर दी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड डायमेंशन, पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड पैराग्राफ में आइए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डिजिटल वाले के बारे में बात करूंगी कि कोविड के बाद एक और लेवल ऑफ इनइक्वालिटी मिला है। क्या? जिसके पास डिजिटल एक्सेस है उसकी पढ़ाई नहीं रुकी, जिसके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है उसकी पढ़ाई रुकी। कोविड में ये चीज दिखने को मिली थी जब पूरे के पूरे क्वारंटाइन में सारे लोग घर के अंदर थे और स्कूल्स बंद थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्राइवेट अर्बन स्कूल जो है वो क्विकली ऑनलाइन एजुकेशन में अडेप्ट कर लिए। गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली इन रिमोट रीजन्स जो है वो स्ट्रगल किए। क्यों? क्योंकि डिवाइसेस नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, और यही डिजिटल डिवाइड जो है वो एजुकेशनल गैप अर्बन और रूरल एरियाज में, रिच और पुअर एरियाज में, एलिट और नॉन एलिट एरियाज में, ये गैप और भी ज्यादा एजुकेशन का जो वो था डिफरेंस था उसको बढ़ा दिया है। तो देखो अब इस पैराग्राफ में क्या हुआ, मैंने डिजिटल के कंटेक्स्ट में मैंने चैलेंजेस मेंशन किए। तो आप ये देखोगे कि ऑल्दो मैं चैलेंजेस मेंशन कर रही हूँ बट तीनों पैराग्राफ में डायमेंशंस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कर जा रहे हैं, और कहीं भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जैसे सैनिटेशन, तो ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ सैनिटेशन को रिलेटेड है, अलग अलग डायमेंशन यहाँ भी मेंशन है, अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें भी मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे, अब इस पैराग्राफ का मेरा डायमेंशन क्या है, हायर एजुकेशन।
सी मुझे बोला गया चैलेंजेस के बारे में ना, तो मैंने चैलेंजेस में अलग अलग डायमेंशन में चैलेंजेस बताए, कंक्लूजन में थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में मैं बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा समरी, हो गया खत्म। बट आप देखोगे चैलेंजेस क्योंकि मेरा कीवर्ड था, तो मैंने 4 डायमेंशन में अलग अलग तरह के चैलेंजेस को मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब हायर एजुकेशन फेसेस चैलेंजेस जैसे पुअर ग्लोबल रैंकिंग, सही बात है, आउटडेटेड करिकुला, इनसफिशिएंट रिसर्च फंडिंग, उसके साथ साथ इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन, ठीक है, इन एक्रेडिटेशन बॉडीज, फिर उसके साथ साथ NASEC ब्राइबरी केस, ये आप सबको आई होप पता होगा, आप इसको भी एनेक्डोट में लगा के डिटेल में बता सकते हो। उसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट कि पब्लिक ट्रस्ट जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है उस पे कम हो गया। तो यहाँ पे मैंने हायर एजुकेशन में इशू के साथ साथ जो ये करप्शन और बाकी इश्यूज है ना, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब मैं अगर कंक्लूजन के बारे में बात करूंगी तो कंक्लूजन में एस्पेक्ट देखिएगा, एक मैंने बताया कि अभी तक क्या सोल्यूशन लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेंशन की, और फिर भी मैंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरा सिस्टम को चेंज करने का बात कर रहा है, फाउंडेशन लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन इसका सक्सेस लाइज इन टाइमली एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये हिंट भी दे दिया कि अगर इसको सक्सेस होना है, कंडीशन दे दिया, ठीक है, कि इसका अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तभी ये सक्सेस हो। तो यहाँ पे मेरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उसके साथ कंडीशन, और यहाँ से वे फॉरवर्ड होगा कि टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन लाइक रानी आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, इंडिया मस्ट ट्रांसफॉर्म एजुकेशन फ्रॉम मेयर स्कूलिंग टू ट्रू लर्निंग, ठीक है। और इतने ही डायमेंशंस ना 300 वर्ड में इवैल्यूएटर को भी पता है कि आप इससे ज्यादा डायमेंशंस नहीं कवर कर पाओगे, तो इतने डायमेंशंस मोर देन एनफ है। बट आई हैव नॉट ओवर एम्फसाइज्ड ऑन एनी वन डायमेंशन, ठीक है, और नॉट आई हैव इग्नोर्ड एनी डायमेंशन। और मैं यही बोलती हूँ, एस्से इज ऑल अबाउट कवरिंग मल्टीपल डायमेंशंस। जब तक आप डायमेंशंस कवर नहीं कर पा रहे हो, आप एक प्रॉपर एस्से नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा कैसे लिखते, कैसे अलग अलग डायमेंशंस पे फोकस करते, चैलेंजेस, बेसिक्स, इम्पैक्ट्स, इम्प्लीकेशंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, अगर ये सारे टर्म भी आपके टॉपिक में है, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं उस पर एम्फेसिस डालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो कीवर्ड लिखा हुआ है। तो आई होप आपको आज हमारे साथ कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। आगे हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, आगे हम लोग और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।